नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण दौर पर बात करने वाले हैं, कांस्य युग और उस समय की महान सभ्यताएं। हमारे पास है स्रोत सामग्री यूनिट 2 कांस्य युग की सभ्यताएं आए और आज हम इसी का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये यूनिट वाकई बहुत अहम है, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए। यह हमें समझाती है कि मानव समाज कैसे विकसित हुआ, कैसे पहले शहर बने और कैसे शुरुआती जटिल समाजों की नींव पड़ी। बिल्कुल, हम इसमें देखेंगे कि मिस्र, मेसोपोटामिया, अपनी हड़प्पा सभ्यता और चीन में कांस्य युग की शुरुआत कैसे हुई, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी और तांबे और कांसे का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ, ये सब कुछ। जी हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं की लिस्ट बनाना नहीं है। हम उनके पीछे के कारणों को समझेंगे, जो अलग अलग विचार हैं, जैसे टाइलर, मॉर्गन और खासकर वी गॉर्डन चाइल्ड के सिद्धांत, उनको भी देखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन सभ्यताओं में क्या समानताएं थी और क्या अंतर थे। मतलब स्रोत सामग्री के हर पहलू को गहराई से छूने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ भी जरूरी छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक यात्रा, जो हमें प्राचीन दुनिया के कई राज बताएगी। कहाँ से शुरू करें? परिचय से? हाँ, सेक्शन 2.1 परिचय से ही शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है कि शुरुआत में कांस्य युग की सभ्यताओं को कैसे देखा जाता था। अच्छा, इसमें E.B. टाइलर का जिक्र है, 1871 का। उन्होंने क्या कहा था? टाइलर का मानना था कि दुनिया भर में जो मानव संस्थाएं हैं, मतलब ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, वो कमोबेश एक ही जैसे क्रम में विकसित हुई। एक ही क्रम में? क्यों? उनका तर्क था, एक समान कारणों की एक समान क्रिया होती है। मतलब अगर कारण एक जैसे हैं तो उनका असर भी एक जैसा होगा और विकास का रास्ता भी एक जैसा रहेगा। दिलचस्प। और L.H. मॉर्गन, उनकी किताब प्राचीन समाज एंशिएंट सोसाइटी का भी जिक्र है। हाँ, मॉर्गन ने भी कुछ ऐसी बात कही। उन्होंने तर्क दिया कि समानांतर विकास इसलिए हुआ क्योंकि समाज के जो मुख्य संस्थान थे, उनके कीटाणु मतलब जर्म्स या बीज, वो विकास के शुरुआती दौर में ही मौजूद थे। तो मतलब दोनों का मानना था कि अंदरूनी कारणों से ही सब जगह एक जैसा विकास हुआ। मोटे तौर पर हाँ, शुरुआत में यही विचार हावी था, लेकिन फिर खुदाई शुरू हुई, मिस्र में, क्रीते में, मेसोपोटामिया में। हाँ, उत्खनन, उनसे क्या पता चला? इन खुदाइयों से यूरोपीय लोगों को लगा कि अरे, हमारी सभ्यता की जड़ें तो यही हैं। लेकिन साथ ही मिस्र जैसी जगहों पर बड़े सांस्कृतिक बदलाव भी दिखे। बदलाव? कैसे बदलाव? ऐसे बदलाव जिन्हें देखकर लगा कि ये अंदरूनी विकास से नहीं हुए, बल्कि बाहर से लोग आए होंगे, शायद आक्रमण हुआ होगा, प्रवासन या आक्रमण। अच्छा, तो इससे एक नया विचार आया होगा? बिल्कुल, यहीं से दूसरा विचार उभरा, प्रसार का, यानी डिफ्यूजन का। कुछ विद्वानों ने इस पर जोर दिया। उनका क्या कहना था? उनका मानना था कि ये जो समानांतर विकास दिख रहा है, वो आपसी संपर्क मतलब कॉन्टेक्स्ट की वजह से हुआ है। वो ये भी मानते थे कि जो असभ्य लोग हैं, मतलब सैवेजेस, जैसा उन्होंने कहा, वो खुद से सभ्यता की बारीक चीजें नहीं बना सकते। ओह, तो मतलब कोई एक मास्टर सभ्यता थी? हाँ, कुछ का तो यही मानना था कि मिस्र जैसी कुछ जगहों ने सब कुछ ईजाद किया और बाकी लोगों ने बस उनसे उधार ले लिया या सीख लिया। तो ये तो दो बिल्कुल अलग बातें हो गईं। एक तरफ एवोल्यूशन यानी विकासवाद और दूसरी तरफ डिफ्यूजन यानी प्रसारवाद। बड़ा कंफ्यूजन रहा होगा। हाँ, काफी बहस चली इस पर। फिर आए वी गॉर्डन चाइल्ड 1940 और 50 के दशक में। संतुलन बनाया। उन्होंने कहा कि देखो, इतिहास में विकास और प्रसार दोनों ही बहुत शक्तिशाली ताकत हैं। दोनों? कैसे? उन्होंने दिखाया कि दुनिया के कई क्षेत्र पाषाण युग, फिर कांस्य युग और फिर लौह युग से गुजरे और इसी क्रम में गुजरे। ये तो विकास वाली बात हो गई। फिर उन्होंने कहा कि मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत की जो शहरी क्रांतियां थीं, अर्बन रेवोल्यूशन जिसे वो कहते हैं, वो धातु विज्ञान, परिवहन वगैरह में हुई एक जैसी खोजों पर आधारित थीं। जैसे पहिया या धातु का इस्तेमाल? हाँ, और उन्होंने ये भी नोट किया कि शहर और लेखन कला, ये दोनों लगभग एक साथ उभरे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन चाइल्ड ने यह भी कहा कि विकास और प्रसार ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मानव संस्कृतियां विकसित तो होती हैं, लेकिन वो जीवों की तरह नहीं हैं। वो एक दूसरे से उधार ले सकती हैं, सीख सकती हैं। अच्छा, जैसे कोई नई तकनीक सीखना। बिल्कुल, जैसे तांबे को गलाने की तकनीक, पहिए वाली गाड़ी या वर्णमाला, अल्फाबेट। ये ऐसी बड़ी खोजें थी जो शायद एक ही बार हुई।
सिर्फ एक बार पूरी दुनिया में? हाँ, ऐसा माना जाता है। लेकिन बाद में कई समूहों ने इन्हें सीखा और अपनाया, और इसी तरह सभ्यता फैली मिस्र और मेसोपोटामिया से भूमध्य सागर और दक्षिणी यूरोप तक, और फिर आखिरकार पश्चिमी यूरोप तक। तो प्रसार के बिना विकास अधूरा रहता? कह सकते हैं। चाइल्ड के अनुसार विरोधाभासी रूप से प्रसार मानव संस्कृतियों के विकास के लिए अद्वितीय है। मतलब ये इंसानी कल्चर की खासियत है कि वो एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, अब आपने विकास इवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया। इसका ठीक मतलब क्या है यहाँ? क्या सिर्फ तरक्की? नहीं, यहाँ विकास का मतलब है सामाजिक संरचनाओं का चरणों में विकसित होना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, सादगी से जटिलता की ओर। जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, इसका क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है समाज के अंदर ही विभिन्नता बढ़ना, आंतरिक विभेदन, जैसे श्रम का विभाजन बढ़ना, स्पेशलाइजेशन होना। यानी अलग अलग लोग अलग अलग काम करने लगे। हाँ, और उन कामों के लिए ज्यादा तरह के औजार और तकनीकें होना, और उस समाज में लोगों के सामाजिक रोल भी ज्यादा होना। समझ गया। पर क्या ये हमेशा एक स्मूथ प्रोसेस होता है? मतलब धीरे धीरे, लगातार? नहीं, जरूरी नहीं। ये हमेशा क्रमिक प्रक्रिया नहीं होती, और ये भी जरूरी नहीं कि यह हमेशा प्रगति या मानव उन्नति के बराबर हो। अच्छा। उदाहरण के लिए, जैसे ज्यादातर जनजातीय समाजों ने कांस्य युग विकसित ही नहीं किया, और अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ तो कांस्य युग के बाद वापस जनजातीय जीवन में लौटने के भी प्रमाण मिलते हैं। अरे, तो ये कोई सीधी रेखा नहीं है कि सब आगे ही बढ़ते गए? बिल्कुल नहीं, उतार चढ़ाव आते रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस यूनिट में आगे बढ़ते हैं और मिस्र, मेसोपोटामिया, हड़प्पा और उत्तरी और मध्य चीन की शांग सभ्यता के बारे में जानेंगे। उनकी भूमि, उनके ऐतिहासिक काल, और वो कौन से विकास थे जिनसे इन सभ्यताओं की शुरुआत हुई। जी हाँ, चलिए सबसे पहले मिस्र की बात करते हैं। खंड 2.2 मिस्र, जिसे नील नदी का उपहार कहते हैं। सुना तो बहुत है, पर इसका भूगोल कैसा था असल में? देखिए, मिस्र का जो मुख्य सांस्कृतिक क्षेत्र था वो आसवान और नील नदी के पहले प्रपात, मतलब फर्स्ट कैरेक्टरिक के उत्तर से लेकर नदी के डेल्टा तक फैला था। ये तो काफी लंबा इलाका हो गया। हाँ, घाटी का ये हिस्सा करीब 700 किलोमीटर लंबा है, लेकिन चौड़ाई ज्यादा नहीं है, औसतन सिर्फ 10 किलोमीटर। और इसके दोनों तरफ रेगिस्तान है। नील नदी एक तरह से हरे रंग की पट्टी है रेगिस्तान के बीच में। प्राचीन मिस्र के लोग खुद इन दो इलाकों को अलग अलग पहचानते थे। वो कैसे? निचला मिस्र यानी लोअर इजिप्ट, जो डेल्टा वाला इलाका था, और ऊपरी मिस्र यानी अपर इजिप्ट, जो दक्षिण का घाटी वाला हिस्सा था। तो क्या लोग सिर्फ इसी 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में रहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रागैतिहासिक काल से ही लोगों ने अलग अलग तरह के माहौल का इस्तेमाल किया, जिसे हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कि? एक तो जलोढ़ घाटी हो गई, जहां खेती होती थी। फिर पश्चिमी रेगिस्तान की पहाड़ियों के पास भी लोग रहते थे, और पूर्वी रेगिस्तान में जो वादियां थीं। वादियां मतलब सूखी नदी घाटियां? हाँ, मौसमी नदियां, उनके किनारों पर भी बस्तियां थीं। रेगिस्तान में भी कुछ मिलता था? हाँ, पश्चिमी रेगिस्तान में कुछ नखलिस्तान या झरने थे, जहां शुतुरमुर्ग, ऑरिक्स और आइबेक्स जैसे जानवरों का शिकार होता था। और पूर्वी रेगिस्तान तो बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? वहां क्या था? वहां कई तरह की धातुएं मिलती थीं, तांबा, सोना और इमारती पत्थर भी, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, और तो और एमेथिस्ट, गोमेद, कार्नेलियन जैसे अर्धकीमती पत्थर भी वहीं से आते थे। वाह, काफी संसाधन थे। लेकिन लकड़ी, अच्छी लकड़ी मिलती थी? नहीं, अच्छी लकड़ी जैसे देवदार की लकड़ी वो मिस्र में नहीं होती थी, उसे लेबनान से आयात करना पड़ता था। अच्छा, अब आते हैं नील नदी की बाढ़ प्रणाली पर। ये कैसे काम करती थी? ये खेती के लिए इतनी जरूरी क्यों थी? देखिए, नील नदी में जो ज्यादातर पानी आता है वो इथोपिया के ऊंचे पहाड़ों से आता है मॉनसून के मौसम में। जून के महीने में असवान तक बाढ़ का ऊंचा स्तर पहुंच जाता है। फिर ये बाढ़ उत्तर की तरफ बढ़ती है, डेल्टा की ओर। और ऊपरी मिस्र में, घाटी वाले हिस्से में? ऊपरी मिस्र में नदी के दोनों तरफ कुदरती तौर पर बने छोटे छोटे बेसिन हैं। बाढ़ का पानी इन बेसिन में भर जाता है और करीब 4 से 6 हफ्तों तक रहता है। फिर अक्टूबर की शुरुआत में बाढ़ का पानी उतरने लगता है और पीछे छोड़ जाता है बहुत ही उपजाऊ गाद, मतलब सिल्ट, एकदम काली और पोषक मिट्टी। तो बुआई कब होती थी? नवंबर में गेहूं या जौ की बुआई शुरू होती थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि फसल को आमतौर पर अलग से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिना सिंचाई के? जबकि वहां बारिश तो बहुत कम होती है, शायद 100 मिलीमीटर से भी कम साल में। हाँ, बिल्कुल। ऐसा इसलिए क्योंकि उन बेसिन में जो बाढ़ का पानी भरा रहा था उसने मिट्टी को नीचे तक पर्याप्त रूप से नम कर दिया होता है। इसीलिए मिस्र को
नील नदी का उपहार कहते हैं। वास्तव में ये नदी ही वहां जीवन का आधार थी। और डेल्टा क्षेत्र का क्या? वो ऊपरी मिस्र से अलग था? हाँ, डेल्टा में जमीन ज्यादा समतल थी, तो बेसिन ज्यादा लंबे समय तक पानी में डूबे रहते थे। वहां खेती लायक जमीन कम थी ऊपरी मिस्र के मुकाबले। वहां घने सरकंडे उगते थे। डेल्टा एक तरह से मिस्र का चारागाह क्षेत्र था। जब बाढ़ का पानी उतरता था तो मवेशियों के बड़े बड़े झुंड वहां चरने जाते थे। अच्छा, तो पशुपालन डेल्टा में ज्यादा होता था? हाँ, मवेशी पालन, वो लोग बत्तख हैं और हंस भी पालते थे। और डेल्टा में उगने वाले सरकंडों में से एक था पपायरस, जिससे लिखने के लिए कागज जैसा कुछ बनता था। बिल्कुल सही, साइपेरस नाम का पौधा। उसी से लिखने के लिए शीट बनाई जाती थी। तो मिस्र में सिंचाई व्यवस्था कैसी थी? क्या मेसोपोटामिया की तरह बड़ी बड़ी नहरें थीं? क्या इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेट की जरूरत थी? नहीं, जैसा मैंने कहा, गेहूं, जौ, बीन्स, चने जैसी सर्दियों की फसलों की खेती में दक्षिण एशिया की तुलना में यहाँ कम मेहनत लगती थी। सिंचाई के लिए मिस्रवासियों को बस अपने आसपास के जो प्राकृतिक बेसिन थे उन्हीं पर ध्यान देना होता था। मतलब उन बेसिन की दीवारों को कहीं से काट दिया, कहीं से ऊंचा कर दिया, ताकि बाढ़ का पानी सही दिशा में जाए और बेसिन में भर जाए। नील नदी का ढलान भी बहुत हल्का है, इसलिए प्राचीन मिस्र की खेती में बड़े नहर नेटवर्क बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सिंचाई स्थानीय स्तर पर ही मैनेज हो जाती थी। हाँ, सिंचाई ना तो ज्यादा मेहनत वाली थी और ना ही राज्य पर निर्भर कोई केंद्रीकृत व्यवस्था थी। ये सब स्थानीय बाढ़ बेसिन के लेवल पर ही संगठित था। इसका मतलब तो ये हुआ कि मिस्र में राज्य और राजशाही के उदय का कारण सिंचाई की जरूरतें नहीं थीं, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। कम से कम सिंचाई की जरूरतें प्राथमिक कारण नहीं लगती हैं। राज्य के उदय के और कारण रहे होंगे। मिस्र बहुत उपजाऊ भूमि थी, ये तो समझ आ गया। रोमन काल तक रोम को अनाज यहीं से जाता था। जाहिर है पैदावार ज्यादा थी तो जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसी वजह से वो विशाल पिरामिड बन पाए? इतनी बड़ी श्रम शक्ति कहाँ से आई होगी? ये संभव है। पिरामिड बनाने के लिए वाकई एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स की जरूरत थी, और हो सकता है कि उन्हें पूरी घाटी से भर्ती किया गया हो। और शायद ये काम खेतीबाड़ी के काम को रोके बिना किया जा सकता था, क्योंकि पैदावार इतनी ज्यादा थी कि कम लोग भी काफी अनाज उगा लेते थे। ये भी तर्क दिया जाता है कि ज्यादा जनसंख्या का मतलब है कि जमीन कम पड़ने लगी होगी, उस पर लड़ाइयां हुई होंगी, जिससे एक समूह दूसरे पर हावी हो गया और राज्य बना। क्या ऐसा हुआ होगा? ये भी एक संभावना है। लेकिन राज्य के उदय से ठीक पहले का जो समय है, उस समय जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा था, ऐसा लगता नहीं है। अच्छा। हाँ, इसलिए हमारे पास इस बात की कोई सीधी व्याख्या नहीं है कि जो पुरातन काल या पूर्व राजवंशीय काल है उसमें युद्ध नायकों के प्रमाण क्यों मिलते हैं। जमीन के लिए लड़ाई शायद मुख्य कारण न रही हो। तो राज्य बनने से पहले कौन से महत्वपूर्ण केंद्र थे मिस्र में? लगभग 3500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, उसमें कुछ बस्तियां राजनीतिक, सैनिक या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों के तौर पर उभरी। दक्षिणी मिस्र यानी ऊपरी मिस्र में एक जगह थी नेखेन या हायराकोनपोलिस। वहां क्या मिला है? पुरातत्वविदों को वहां एक चारदीवारी मिली है। एक पवित्र क्षेत्र के अवशेष मिले हैं जिसमें पत्थर के खंभे थे और बहुत खूबसूरती से तराशे हुए पत्थर के बर्तन, हाथी दांत के लेबल और कॉस्मेटिक पैलेट मिले हैं। कॉस्मेटिक पैलेट? हाँ, जिन पर शायद श्रृंगार का सामान रखा या मिलाया जाता था। इनमें से कुछ पर राजाओं को सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। अच्छा, और कब्रें भी मिली हैं? हाँ, पास के एक कब्रिस्तान में कुछ अभिजात वर्ग की कब्रें मिली हैं, जिनमें सोने, चांदी, फिरोजा, कोरेलियन और गार्नेट के गहने मिले हैं। इससे पता चलता है कि समाज में ऊंच नीच आ चुकी थी। ये तो हुआ ऊपरी मिस्र। निचले मिस्र यानी डेल्टा के पास भी कोई केंद्र था? हाँ, डेल्टा के मुहाने के पास आज के काहिरा से दक्षिण में माडी नाम की बस्ती थी। मादी? इसकी क्या खासियत थी? यहाँ ऊपरी मिस्र की चीजें तो मिली ही हैं, साथ ही फिलिस्तीनी शैली के कुछ घर और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। फिलिस्तीनी? मतलब बाहरी संपर्क थे? बिल्कुल। यहाँ बहुत सारा तांबा, गधे की हड्डियां जो शायद परिवहन के लिए इस्तेमाल होते थे, और ऊपरी मिस्र से आई सामग्री मिली है। तो ये माना जाता है कि माडी जो था वो नील घाटी, सिनाई जहां से तांबा और फिरोजा मिलता था। हाँ, वही सिनाई और फिलिस्तीन के बीच जो जमीनी व्यापार होता था उसे संभालता था। एक तरह का ट्रेडिंग पोस्ट था। तो ये वो दौर था जब छोटे छोटे केंद्र उभर रहे थे, फिर राजनीतिक एकीकरण हुआ होगा, पूरा मिस्र एक शासन के अधीन आया। जी हाँ, इसी दौर में फिरौन यानी राजा ने कुछ खास देवताओं का संरक्षण अपनाया। ऊपरी और निचले मिस्र दोनों के मुकुट पहनने शुरू किए
और पूरी नील घाटी में एक काफी हद तक मिलती-जुलती भौतिक संस्कृति फैल गई। और क्या हुआ इस दौर में? लेखन कला अस्तित्व में आई और तांबे के धातु कर्म से जुड़ी तकनीकी तरक्की भी हुई। फिर आता है पुराना साम्राज्य, ओल्ड किंगडम। इसकी सबसे खास बात क्या थी? पिरामिड। हाँ बिल्कुल, पिरामिडों का बनना। ये विशाल पत्थर के स्मारक थे और कब्रें भी। इनका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मरे हुए फिरौन का शरीर सुरक्षित रहे, बल्कि ये भी था कि धरती पर लोग उस मरे हुए और देवता समान शासक की पूजा करते रहें। ये कहाँ बने थे ज्यादातर? कई पिरामिड डेल्टा के मुहाने के पास बनाए गए, जहां मेम्फिस शहर बसाया गया था। सभी शुरुआती फिरौन का राज्याभिषेक मेम्फिस में ही होता था। और पास में ही अभिजात वर्ग के भी पत्थर के मकबरे थे, जिन्हें मस्तबा कहते हैं। मेम्फिस के अलावा और कोई महत्वपूर्ण केंद्र था? हाँ, एबिटोस भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वहां ईंटों से बने और छत वाले मकबरों से पता चलता है कि वहां भी एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग उभर रहा था। तो अगर हमें प्राचीन मिस्र की सभ्यता के मुख्य तत्वों को संक्षेप में बताना हो, तो वो क्या होंगे? कह सकते हैं, पहला, भौतिक समृद्धि जो नील नदी की देन थी। दूसरा, उत्कृष्ट लेखन कला, चित्रकला और मंदिरों मकबरों की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी। तीसरा, पिरामिड निर्माण और अंत्येष्टि स्मारकों पर बहुत ज्यादा सांस्कृतिक जोर और मरे हुए हाजाओं का पंथ। चौथा, कई तरह के पत्थरों और धातुओं में माहिर कारीगरी। और पांचवा, बाहरी दुनिया के साथ लगातार संपर्क, नूबिया, सिनाई, फिलिस्तीन और भूमध्य सागर के द्वीपों के साथ। मेसोपोटामिया और उसके शहर, मिस्र से काफी अलग दुनिया लगती है ये। इसकी क्या खासियतें थीं? हाँ, मिस्र से काफी अलग। अगर हम कांस्य युग के मेसोपोटामिया की पहचान बताएं तो सबसे पहले उसके असाधारण शहरी विकास का जिक्र करना होगा। मतलब वहाँ शहर बहुत जल्दी और बड़े पैमाने पर विकसित हुए और उनकी संस्कृति में शहरी जीवन को बहुत महत्व दिया गया, उसे श्रेष्ठ माना गया। मिस्र में तो एक केंद्रीकृत राज्य था फिरौन का, यहाँ क्या था? यहाँ मिस्र के उलट कई शहर राज्य थे, सिटी स्टेट्स, और ये अक्सर आपस में सत्ता के लिए, व्यापार मार्गों के लिए और जमीन के लिए लड़ते रहते थे। अच्छा, तो यहाँ राजनीतिक स्थिरता कम थी। हाँ, कह सकते हैं। और यहाँ एक और खास बात देखी गई, जनसंख्या का असाधारण जमावड़ा बड़े शहरी केंद्रों में। मतलब बहुत बड़ी आबादी शहरों में रहती थी। और उनकी संस्कृति की क्या पहचान थी? मेसोपोटामिया की एक बड़ी पहचान है मिट्टी की गोलियों पर लिखा गया उसका क्यूनिफॉर्म साहित्य। एक बहुत बड़ा खजाना है ये। और वहाँ की राज्य व्यवस्था की एक प्रवृत्ति थी कि हर सार्वजनिक लेन देन का लिखित रिकॉर्ड रखा जाता था। क्यूनिफॉर्म लिपि, वो कील जैसी दिखने वाली। हाँ, वही। और उनकी बेलनाकार मोहरें, सिलेंडर सील्स भी बहुत मशहूर हैं। उन पर बहुत बारीक नक्काशी होती थी। उनका इस्तेमाल कैसे होता था? उन्हें गीली मिट्टी की गोलियों पर या किसी जार या पैकेज पर लगी मिट्टी की सील पर घुमाया जाता था, निशान बनाने के लिए। ये दिखाता है कि साक्षरता काफी फैली हुई थी। और ज्ञान विज्ञान? गणित और खगोल विज्ञान के विकास में मेसोपोटामिया का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। और ये सभ्यता बहुत शुरुआती दौर से ही बाकी दुनिया के लिए खुली हुई थी। मतलब बाहरी संपर्क बहुत थे। अब इसके भूगोल की बात करते हैं। यहाँ कौन सी नदियां थी जीवन रेखा? मेसोपोटामिया 2 नदियों की भूमि है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस। लेकिन प्राचीन सभ्यता की जीवन रेखा यूफ्रेट्स ही थी। टिग्रिस क्यों नहीं? टिग्रिस में बाढ़ें ज्यादा अप्रत्याशित और विनाशकारी होती थीं, इसलिए शुरुआती बस्तियां उसके किनारे ज्यादा नहीं बसी। तो यहाँ भी मिस्र की तरह नदी के बाढ़ के मैदान में ही खेती होती थी? हाँ बिल्कुल, यूफ्रेट्स के बाढ़ के मैदान में। इस इलाके के दक्षिणी हिस्से को सुमेर भी कहते हैं, है ना? यहाँ कौन लोग रहते थे? हाँ, ये सुमेरियन लोगों की भूमि थी, सुमेरियन भाषा बोलने वाले लोग। हाँ, और यही इस इलाके के पहले शहर बसाने वाले लोग थे। तो सुमेर का इलाका कैसा है? हरा भरा? नहीं, सुमेर एक अर्ध शुष्क रेगिस्तान जैसा है और यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियों का जो सबसे निचला हिस्सा है वो दलदली है। दलदली? तो वहाँ खेती कैसे होती होगी? दलदली इलाके में मछली पकड़ना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि खेती के पूरी तरह विकसित होने से पहले सुमेर की जो सबसे पुरानी बस्तियां थीं, शिकारियों और मछुआरों की, वो इसी दक्षिणी दलदली इलाके में बसी थी। अच्छा, बाद में खेती कैसे शुरू हुई? क्या यहाँ भी नील नदी जैसी आसान बाढ़ प्रणाली थी? नहीं, यहाँ मामला अलग था। सुमेर में बारिश बहुत कम होती है, औसतन 200 मिलीमीटर से भी कम, जो गेहूं और जौ जैसी मुख्य फसलों के लिए काफी नहीं है। और कौन सी फसलें होती थीं? मसूर, मटर, सेम, प्याज, लहसुन, खीरा, सलाद और गर्मियों में खजूर की खेती भी होती थी। और रेशे के लिए सन उगाया जाता था। तो पानी कहाँ से आता था? पूरी खेती यूफ्रेट्स नदी की लय पर निर्भर थी। यूफ्रेट्स में बाढ़ कब आती थी? यूफ्रेट्स नदी नवंबर में बढ़ना शुरू होती है, जब तुर्की के पहाड़ों पर सर्दियों और वसंत की बारिश होती है।
और अप्रैल में ये अपने चरम पर होती है। तो क्या यहाँ भी मिस्र जैसे बेसिन थे? नहीं, यहाँ जमीन का ढलान ऐसा है कि सुमेर में घुसते ही नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। तो नवंबर और अप्रैल के बीच किसान आसान तकनीकों से यूफ्रेट्स के पानी को नहरों या खाइयों में मोड़ सकते थे और वहां से अपने अपने खेतों तक ले जा सकते थे। तो यहाँ नहरों का इस्तेमाल होता था? हाँ, यहाँ सिंचाई के लिए नहरें जरूरी थी और सिंचाई के साथ साथ सीडर हल का इस्तेमाल। सीडर हल मतलब बुआई करने वाला हल? हाँ, ऐसा हल जिसमें बीज डालने की व्यवस्था होती थी। इन दोनों चीजों, सिंचाई और सीडर हल ने प्रति हेक्टेयर और प्रति श्रमिक उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और प्रति बीज पैदावार भी बहुत ज्यादा थी। वाह, लेकिन क्या इस सिंचाई प्रणाली से जुड़ी कोई समस्या भी थी? हाँ, एक बड़ी समस्या थी। यूफ्रेट्स नदी अपने पानी में घुले हुए नमक भी बहाकर लाती है। नमक, उसका क्या असर होता था? इराक की जो भीषण गर्मी है, उसमें जब खेतों की कटाई हो जाती है तो मिट्टी के अंदर से पानी भाप बन के उड़ता है और वो नमक सतह पर या उसके पास जमा हो जाता है, केशिका क्रिया मतलब कैपिलरी एक्शन के कारण। और ये नमक अगली फसल के लिए हानिकारक होता होगा? बिल्कुल, जमीन धीरे धीरे खारी हो जाती है। तो इससे बचने का पारंपरिक तरीका ये रहा है कि खेतों को एक साल छोड़कर परती रखा जाए। परती रखने से क्या होता है? परती जमीन पर जंगली झाड़ियां उगाती हैं। उनकी गहरी जड़ें जमीन में पानी के स्तर को नीचे करती हैं, जिससे नमक ऊपर नहीं आ पाता। और इन जंगली झाड़ियों को बकरियां और भेड़ें खा लेती हैं। अरे वाह! और जब ये झुंड परती खेतों पर चरते हैं तो उनकी लीद से मिट्टी को खाद भी मिल जाती है। अरे वाह, ये तो कृषि और पशुपालन का एक बेहतरीन तालमेल हो गया। बहुत महत्वपूर्ण तालमेल था ये। पशुचारण यानी पास्टरलिज्म खेती का पूरक था। एक ही समुदाय के लोग या तो किसान हो सकते थे या पशुपालक। पशुपालक सर्दियों और वसंत में जानवरों को चराने के लिए स्टेपी या रेगिस्तान में ले जाते थे। कुछ परिवार पूरी तरह पशुपालन में ही स्पेशलाइज हो गए थे। इसी वजह से प्राचीन मेसोपोटामिया में पशुधन बहुत ज्यादा था और ऊन, जो मुख्य कपड़ा था, उसका निर्यात भी होता था। और क्या फायदे थे पशुपालन के? पशुधन से मिलने वाले उत्पाद जैसे दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स और साथ में नदी की मछली, ये सब मिलकर फसल खराब होने की स्थिति में एक भरोसेमंद सहारा देते थे। तो खाने पीने की कमी नहीं थी, लेकिन बाकी संसाधन, पत्थर, लकड़ी, धातु? हाँ, ये एक कमी थी। इस व्यापक निर्वाह आधार के बदले खनिज संपदा खराब थी। अच्छी लकड़ी और धातु बाहर से मंगवानी पड़ती थी। कहाँ से? जाग्रोस के पहाड़ों से, अनाटोलियन और ईरानी पठारों से, लेबनान से। अच्छा, अब वापस सिंचाई पर आते हैं। आपने कहा कि नहरें जरूरी थीं। क्या इससे समुदायों के बीच झगड़े भी होते थे? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, एक नहर है, जो लोग नहर के ऊपरी हिस्से अपस्ट्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो या तो जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे नीचे वालों को डाउनस्ट्रीम को पानी कम मिलेगा। हाँ, या फिर वो नहर की सफाई ठीक से ना करें, जिससे पानी का बहाव रुक जाए, या फिर कभी अचानक बहुत ज्यादा पानी छोड़ दें, जिससे नीचे के खेत बर्बाद हो जाएं। ओह, तो पानी के बंटवारे और रखरखाव पर झगड़े होते थे? हमेशा। सिंचाई के शेड्यूल को लेकर ऊपरी और निचले हिस्से के उपयोगकर्ताओं के बीच झगड़े होना इराक के इतिहास में आम बात रही है। और ये पूरी व्यवस्था ही अस्थिर है, क्योंकि नहरें गाद भरने से जल्दी ही बेकार हो जाती हैं, वो ज्यादा लंबी नहीं चलती। और यूफ्रेट्स नदी खुद भी अचानक अपना रास्ता बदल सकती है। क्या मतलब? मतलब नदी की धारा ही बदल जाए। इससे हो सकता है कि एक बसा बसाया कबीला अचानक बिना सिंचाई वाली जमीन के रह जाए। बाप रे, तब तो जमीन पर लड़ाई का खतरा हमेशा बना रहता होगा। हमेशा। इसलिए नहीं कि आबादी के लिए जमीन कम थी, बल्कि इस अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र मतलब वॉलेटाइल इकोसिस्टम के कारण। समझ गया। अब मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास कैसे हुआ? उबेद और उरुख काल के बारे में कुछ बताइए। टिग्रिस और यूफ्रेट्स के निचले मैदानों पर इंसानी बसावट लगभग 5000 ईसा पूर्व के तुरंत बाद शुरू हुई, जिसे उबेद काल कहते हैं। शुरुआत में छोटी छोटी मछली पकड़ने वाली बस्तियां थीं, लेकिन जल्दी ही खेती वाला जीवन स्थापित हो गया। उबेद काल का क्या महत्व है? इसका महत्व इस बात में है कि खाड़ी क्षेत्र में मेसोपोटामियाई लोगों की गतिविधियों के सबूत मिलते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर, टेम्पल, जो आगे चलकर एक शहरी संस्था बनने वाला था, वो इसी काल में मौजूद था। मंदिर इस शुरुआती दौर में? हाँ, हालांकि इस स्तर पर मंदिर बस एक साधारण पूजा स्थल था। उबेद के बाद? इसके बाद आया उरुक काल, जो लगभग 4000 से 3100 ईसा पूर्व तक चला। इस दौरान जनसंख्या बढ़ी, बहुत से नए गांव बने, हल और पहिए के इस्तेमाल के सबूत मिलते हैं,
और इस काल के अंत तक लिखित रिकॉर्ड भी मिलने लगते हैं। उरुक काल का अंत मतलब लेट उरुक पीरियड। हाँ, लेट उरुक पीरियड लगभग 3300 से 3100 ईसा पूर्व। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उरुक, जिसे वारका भी कहते हैं, की बड़ी साइट पर मिलता है। इसी दौर में बेलनाकार मुहर, सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ और बड़े स्मारकीय मंदिरों के निर्माण के प्रयोग भी हुए। क्या उरुक का प्रभाव सुमेर के बाहर भी फैला? हाँ, ऐसा लगता है। सुमेर के बाहर कई समुदायों ने मेसोपोटामियाई मंदिर वास्तुकला, लेखन और मिट्टी के बर्तनों की नकल की। क्या ये व्यापार की वजह से था? इसे सीधे सीधे व्यापार कहना मुश्किल है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मिस्र की तरह ही यहाँ भी कई विकास एक छोटे से समय में एक साथ होते दिखते हैं, खासकर लेट उरुक चरण में। और ये सब शासकों और शहरी जीवन के पहले स्पष्ट प्रमाण मिलने से ठीक पहले हुआ। उरुक के बाद क्या हुआ? क्या विकास सीधा चलता रहा? उरुक के बाद एक छोटा जमदत नस्र काल, जैमडट नेसर पीरियड 3100-2900 ईसा पूर्व आया। इस दौरान लेखन प्रणाली और मोहर नक्काशी में कुछ और विकास हुआ। इसके बाद आता है प्रारंभिक राजवंश काल। ये शहर राज्यों का काल था, जिसमें कई मंदिर और किलेबंद महल थे। तो उरुक से प्रारंभिक राजवंश काल तक सब ठीक ठाक चला? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कोई बहुत सीधी या स्मूथ प्रगति नहीं हुई थी। उरुक में जो कई वास्तुशिल्प के तरीके आजमाए गए थे, उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। और आकार और समृद्धि में भी उरुक शहर को लागश जैसे दूसरे शहर राज्यों ने पीछे छोड़ दिया था। तो यहाँ भी उतार चढ़ाव थे। अब मेसोपोटामिया से अपनी धरती पर आते हैं। खंड 2.4 हड़क्का की दुनिया। यहाँ जीवन कैसे चलता था? क्या यहाँ भी गेहूं और जौ ही मुख्य फसलें थी? हाँ, हड़प्पा की दुनिया में भी गुजारा उन्हीं फसलों पर निर्भर था जो पश्चिमी एशिया और मिस्र में थी। ग्रेटर इंडस के मैदानों पर जौ और गेहूं उगाए जाते थे, साथ में मटर, चना, तिल और सरसों भी। और कपड़े के लिए? कपड़े के लिए कपास, कॉटन उगाया जाता था। पशुपालन? बिल्कुल, भेड़, बकरी और मवेशियों की हड्डियां मिली हैं जो पशुपालन की पुष्टि करती हैं। और मवेशों में पश्चिमी एशियाई नस्लों के साथ साथ अपनी कुबड़ वाली भारतीय किस्म हम्प्ड इंडियन वैरायटी भी शामिल थी। क्या चावल भी था? कच्छ में बाजरा, मिलेट्स के प्रमाण मिले हैं और लोथल में मिट्टी के अंदर चावल की भूसी के निशान पाए गए हैं। तो शायद चावल भी था, लेकिन मुख्य फसल नहीं। अब हड़प्पा क्षेत्र के भूगोल और जलवायु की बात करते हैं। ये इलाका कहाँ पड़ता है? बारिश कैसी होती थी? हड़प्पा का जो मुख्य क्षेत्र है हार्टलैंड, वो एक तरह के संक्रमणकालीन क्षेत्र, ट्रांजिशनल जोन में स्थित है। संक्रमणकालीन मतलब ये वो इलाका है जहां पश्चिमी एशिया वाली सर्दियों की बारिश का सिस्टम खत्म होता है और दक्षिण एशिया वाला मॉनसून बारिश का सिस्टम शुरू होता है। तो दोनों तरह की बारिश होती थी? हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। पंजाब में सर्दियों में सिर्फ 120 मिलीमीटर और सिंध में तो केवल 30 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। लेकिन ये थोड़ी सी बारिश भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गेहूं और जौ सर्दियों की फसलें हैं। लेकिन सिर्फ इतनी बारिश से तो काम नहीं चलता होगा। तो सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या था? नदियां? नहीं, बारिश से ज्यादा भरोसेमंद और इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण था भूजल, ग्राउंड वाटर या उपसतह जल, सबसॉइल वाटर। जमीन के नीचे का पानी कैसे पता चला? आप मोहनजोदड़ो शहर को ही देख लीजिए। अनुमान है कि वहां करीब 700 कुएं थे। 700 कुएं एक शहर में? हाँ, और पाकिस्तान में जो अब सूखी हुई हकड़ा नदी है, उसके किनारे जमीन में पानी का स्तर ऊंचा है, तो वहां भी कुएं बहुत महत्वपूर्ण रहे होंगे। पश्चिमी सिंध में कई हड़प्पा स्थल ऐसी जगह बसे हैं जो प्राकृतिक झरनों या आर्टेशियन कुओं के करीब हैं। आर्टेशियन कुएं मतलब जिनसे पानी अपने आप ऊपर आता है? हाँ, हाल के समय तक भी सिंध और पश्चिमी पंजाब में गेहूं की अच्छी फसल कुएं की सिंचाई से ही जुड़ी रही है। कराची के पास एक छोटी हड़प्पा बस्ती है, अल्लाह दीनो। वहां ऐसा लगता है कि पत्थर से बने एक आर्टेशियन कुएं से पानी का इस्तेमाल होता था। और गुजरात में, सौराष्ट्र में, वहां तो सर्दियों में बारिश नहीं होती। सौराष्ट्र में लोथल और दूसरी बस्तियां एक निचले गर्त के पास बसी थीं। उस गर्त में 19वीं सदी तक ताजा पानी रहता था, जिसे उठाकर गेहूं की सिंचाई की जाती थी। और कच्छ में धौलावीरा, वो तो बहुत महत्वपूर्ण साइट है। हाँ, कच्छ में खादिर द्वीप पर धौलावीरा है। वहां कोई बारामासी नदी नहीं है। तो वहां क्या किया गया? वहां जो छोटी छोटी बरसाती नदियां या नाले थे, उनके चैनलों पर बांध बनाए गए थे ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए और फिर उसे शहर के अंदर बने बड़े बड़े जलाशयों में मोड़ा जाता था। अद्भुत जल प्रबंधन था। वाकई अद्भुत। लेकिन सिंधु नदी का क्या? इंडस रिवर, क्या उससे सिंचाई नहीं होती थी? वो तो इतनी बड़ी नदी है। हाँ, सिंधु नदी बहुत बड़ी है।
उसका सालाना पानी का बहाव यूफ्रेट्स से लगभग 8 गुना और नील नदी से 2 गुने से भी ज्यादा है। तो फिर उसे सिंचाई क्यों नहीं? क्योंकि पानी की मात्रा और जमीन के ढलान के कारण सिंधु का वेग बहुत ज्यादा है। ये एक विनाशकारी नदी है। ये मिस्र की नील नदी की तरह शांत और फैली हुई बाढ़ नहीं लाती। अच्छा, तो इसका पानी काबू करना मुश्किल था। हाँ, बाढ़ का ज्यादातर पानी पश्चिमी नारा जैसे चौड़े चैनलों में निकल जाता है, लेकिन हाल के समय में भी सिंधु नदी को सैकड़ों गांव बहा ले जाने के लिए जाना जाता है। और बाढ़ का समय, क्या वो फसलों के लिए ठीक था? ये एक और समस्या है। सिंधु नदियों में बाढ़ का उच्चतम स्तर अगस्त में होता है, जब हिमालय में भारी बारिश होती है, जबकि गेहूं और जौ की फसल का मौसम होता है सर्दियों में फरवरी से अप्रैल के बीच। उस समय नदी का स्तर कम होता है। तो मतलब जब फसल को पानी चाहिए तब नदी में पानी कम होता है और नहर सिंचाई संभव नहीं थी। बिल्कुल, नहर सिंचाई इन सर्दियों की फसलों के लिए संभव नहीं थी। तो फिर कैसे होती थी खेती? केवल उन्हीं जगहों पर जहां बाढ़ का पानी उतरने के बाद कुछ समय तक खड़ा रहता था और जमीन में अच्छी तरह रिस जाता था, वहीं सर्दियों की फसलें बिना और सिंचाई के उगाई जा सकती थीं। बाकी जगहों पर किसानों को तालाबों, झरनों, गड्ढों या झीलों से पानी उठाना पड़ता होगा। पानी उठाना पड़ता था, मतलब लिफ्ट इरिगेशन? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि सिंचाई में नील और यूफ्रेट्स घाटियों की तुलना में यहाँ ज्यादा मेहनत लगती थी। हाई लेबर इनपुट की जरूरत थी। और पानी उठाने के लिए? लिफ्ट इरिगेशन ज्यादातर पशु शक्ति पर निर्भर करती होगी, जैसे बैलों से हड़ चलाना। इसलिए इस क्षेत्र में मवेशियों की आबादी बहुत ज्यादा रही होगी। और इन मवेशियों को पालना भी पड़ता होगा। हाँ, और ऐसी व्यवस्था में काम करने वाले मवेशियों को गांव के अंदर या पास ही पालना पड़ता था। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हड़प्पा कृषि के बारे में? हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सर्दियों के महीनों में श्रम की कमी रहती होगी, मतलब लेबर बॉटलनेक्स होते होंगे, और फसलें उगाने के लिए मवेशी पालना, कैटल ब्रीडिंग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक था। ठीक है, अब बात करते हैं संसाधनों की। क्या हड़प्पा क्षेत्र भी मिस्र और सुमेर की तरह अच्छी लकड़ी, पत्थर या धातु के स्रोतों से दूर था? नहीं, ये एक बड़ा अंतर है। हड़प्पा का बसा हुआ क्षेत्र मिस्र और सुमेर की तरह इन चीजों के स्रोतों से दूर नहीं था। कहाँ मिलते थे ये संसाधन? उत्तरी पंजाब में शीशम की अच्छी लकड़ी मिलती थी, गुजरात के कुछ हिस्सों में सागौन, रोपड़ जैसी बस्तियों से शिवालिक और देवदार की लकड़ी मिल जाती थी। धातु, तांबा कहाँ से आता था? मिताथल और राखीगढ़ी जैसी जगहों से ज्यादा दूर नहीं, दक्षिण में उत्तरी राजस्थान की तांबा उत्पादक खदानें थीं, जैसे खेतड़ी। और पत्थर, शंख, सौराष्ट्र के तट से शंख मिलते थे, और ग्रेटर इंडस वैली के अंदर ही रोड़ी नाम की जगह पर चट पत्थर के बड़े भंडार थे। चट पत्थर, उसका क्या इस्तेमाल था? उसका इस्तेमाल पूरे हड़प्पा क्षेत्र में रोजमर्रा के घरेलू औजार जैसे ब्लेड वगैरह बनाने के लिए होता था। तो संसाधनों के मामले में हड़प्पा सभ्यता ज्यादा आत्मनिर्भर थी? हाँ, काफी हद तक। अब हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम पर आते हैं। ये कब फली फूली और इसका शुरुआती दौर कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का जो परिपक्व या शहरी काल है, वो मोटे तौर पर 2600 से 1800 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये किसके समकालीन था? मिस्र और मेसोपोटामिया में उस समय क्या चल रहा था? ये मिस्र के पुराने साम्राज्य ओल्ड किंगडम और पहले मध्यवर्ती काल फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड के समय का था, और सुमेर में ये बाद के प्रारंभिक राजवंश लेट अर्ली डायनास्टिक से लेकर इसिन लारसा काल के समकालीन था। और इसका प्रारंभिक या रचनात्मक काल, फॉर्मेटिव पीरियड, वो कब था? वो लगभग 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस दौर में सिंधु नदी प्रणाली के मैदानों पर खेती करने वाली बस्तियां फैलीं, और इस दौर में भी वही फसलें उगाई जाती थीं और वही जानवर पाले जाते थे जो बाद में शहरी काल में मिले। इसमें कपास की खेती भी शामिल थी। और क्या विशेषताएं थीं इस प्रारंभिक दौर की? ईंटों से घर बनाना, कुओं का इस्तेमाल, तांबे के साथ काम करने की शुरुआत, स्टीटाइट, साबुन पत्थर और शंख जैसे पत्थरों से गहने बनाना, हल का इस्तेमाल, और दूर के इलाकों जैसे बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के ऊंचे इलाकों से संपर्क, यह सब इस दौर में देखा गया। क्या ये दौर पूरी तरह शांतिपूर्ण था? नहीं, ऐसा नहीं लगता। विरोधाभासी रूप से इसी दौर में समुदायों के बीच लड़ाई झगड़े के भी सबूत मिलते हैं। कैसे सबूत? कुछ बस्तियों के चारों ओर सुरक्षा दीवारें, मतलब पेरिमीटर वॉल्स, दिखाई देती हैं। और कोई बड़े केंद्र थे इस दौर में? 2 सीमावर्ती गांव थे, मेहरगढ़ और रहमान ढेरी। ये काफी बड़े आकार के हो गए थे और इनमें कई तरह के शिल्प का काम होता था। हो सकता है ये जनजातीय सरदारों, ट्राइबल चीफशिप्स की सीट रही हों। सरदारी कैसे विकसित हुई होगी? शायद इन 2 केंद्रों पर
स्थानीय किसानों और खानाबदोश चरवाहों के बीच जो रिश्ते थे उनको मैनेज करने की प्रक्रिया में सरदारी विकसित हुई हो, ये एक अनुमान है। अब शहरी काल में क्या बदलाव आए? क्या प्रारंभिक काल से सीधी तरक्की हुई? देखिए, दक्षिण एशिया में भी मिस्र और सुमेर की तरह ही कुछ तकनीकों का धीरे धीरे विकास तो दिखता है, लेकिन साथ ही बस्तियों में अचानक बदलाव भी हुए। अचानक बदलाव? जैसे जैसे इस पूर्ववर्ती अवधि के बाद कई पुरानी जगहों को छोड़ दिया गया और अगली अवधि में नए गांव या कस्बे बसाए गए। रहमान ढेरी और मेहरगढ़, जो प्रारंभिक काल में इतने महत्वपूर्ण थे, वहां शहरी हड़प्पा काल की सामग्री बिल्कुल नहीं मिलती। ये तो अजीब बात है। और क्या बदला? एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शहरी काल में बाहरी संपर्कों का पैटर्न बदल गया। कैसे? पहले बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के ऊंचे इलाकों से ज्यादा संपर्क था, लेकिन शहरी काल में अब ओमान, बहरीन और दक्षिणी सुमेर के साथ समुद्री व्यापार, सी ट्रेड होने लगा। ये तो बड़ा बदलाव था। शहरी हड़प्पा काल के नए तत्व कौन से थे? क्या चीजें एकदम नहीं आईं? कई नई चीजें थीं, जैसे हाथी दांत की नक्काशी, फायंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। फायंस, ये क्या होता है? ये एक तरह का सिंथेटिक पदार्थ है जिसमें क्वार्ट्ज होता है, शीशे जैसा दिखता है। उससे मन के और चूड़ियां वगैरह बनती थी। और चमकदार लाल रंग के कार्नेलियन पत्थर के लंबे और पतले मन के बनाना, छोटे कार्नेलियन मनकों पर सफेद रंग के डिजाइन उकेरना, स्टैंप मोहरें जिन पर आमतौर पर जंगली जानवरों के चित्र बने होते थे, और साथ में लिपि। वो मशहूर हड़प्पाई मोहरें। हाँ, वही। फिर चांदी के बर्तन, बहुत कुशलता से बनाए गए सोने के गहने, अनाज वगैरह रखने के लिए बड़ी बड़ी पक्की ईंटों की इमारतें जैसे अन्नागार, और सबसे महत्वपूर्ण लेखन कला। ये सब शहरी हड़प्पा काल में शहरी जीवन से जुड़े कुछ नए तत्व थे। बहुत प्रभावशाली। हड़प्पा सभ्यता वाकई अनोखी थी। अब हम पूर्व की ओर चलते हैं, चीन की तरफ। खंड 2.5 उत्तरी और मध्य चीन की शांग सभ्यता। ये हमारे चारों क्षेत्रों में कांस्य युग देखने वाला अंतिम था, है ना? यहाँ कांस्य युग कब शुरू हुआ? हाँ, चीन में कांस्य युग थोड़ा बाद में आया। हालांकि चीन में नवपाषाण संस्कृतियां 6000 ईसा पूर्व जितनी पुरानी हैं, लेकिन कांस्य युग का जो पहला चरण है, जिसे अर्लिटो चरण कहते हैं, जब माना जाता है कि हिसिया या शिया राजवंश का शासन था और कांसे का इस्तेमाल शुरू हुआ, वो 2200 और 1760 ईसा पूर्व के बीच का है। एरहलेटो चरण, इस समय की मुख्य बस्ती कौन सी थी? इसी चरण में अर्लिटो नाम की जगह मुख्य बस्तियों में से एक थी। उसके चारों ओर कूटी हुई मिट्टी की दीवारें थीं। रैम्ड अर्थ, मतलब मिट्टी को कूट कूट कर सख्त बनाना। हाँ, बिल्कुल। ये चीन के कांस्य युग की एक पहचान है। शिया राजवंश के बाद कौन आया? शिया के बाद आया शांग राजवंश। इसके 10वें शासक ने लगभग 1500 ईसा पूर्व चेंगचू शहर की स्थापना की। चेंगचू, यहाँ क्या खास मिला? अब यहाँ से हमें कर्मकांडीय मानव बलि और लेखन के स्पष्ट प्रमाण मिलने लगते हैं। शांग स्थलों का सबसे ज्यादा फैलाव इसी मध्य चरण में हुआ। तो क्या पूरे इलाके पर शांग राजवंश का ही कब्जा था? नहीं, शायद ऐसा नहीं था। सभ्यता का नाम तो मुख्य शासक राजवंश यानी शांग के नाम पर है, लेकिन शायद उस समय कोई एक राजनीतिक एकीकरण नहीं हुआ था। और भी राज्य थे जो सत्ता के लिए शांग से मुकाबला करते होंगे। अच्छा, शांग वंश का अंत कब हुआ? 12 अंतिम शांग राजाओं ने लगभग 3 शताब्दियों तक अन्यांग यानी एनयांग शहर से शासन किया, और फिर पश्चिमी चाओ राजवंश ने उन्हें लगभग 1122 ईसा पूर्व में हरा दिया। शांग से पहले नवपाषाण काल में चीन में क्या विकास हो चुके थे? नवपाषाण चरण में हुआंग हो, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, और यांगतीजी नदी के किनारे गांव बस चुके थे। खेती में क्या था? फॉक्सटेल बाजरा और ब्रूमकॉर्न बाजरा पालतू बना लिए गए थे। ब्रूमकॉर्न बाजरा तो शांग गांव की मुख्य फसल बनने वाला था, और पूर्वी तट और यांगचे घाटी के साथ चावल की खेती भी होती थी। कपड़े के लिए? भांग से कपड़ों के लिए मोटा रेशा मिलता था। खेती के औजार हड्डी और पत्थर के बने होते थे। पशुपालन? भैंस, मवेशी, बकरी, भेड़ और सुअर पाले जाते थे, और मुर्गी पालन भी होता था। अनाज को गड्ढों में स्टोर किया जाता था। मिट्टी के बर्तन, पहिया? लोंगशान नवपाषाण संस्कृति में चाक पर बने बहुत महीन स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन पहिया वाली गाड़ी या परिवहन शांग काल तक मौजूद नहीं था। कोई खास पत्थर? जेड, चीन का बहुत ही कीमती और सुंदर लेकिन बहुत कठोर पत्थर। इसकी नक्काशी नवपाषाण संस्कृतियों में ही शुरू हो गई थी। क्या चीन में ताम्रपाषाण चरण था जैसे भारत में था?
इसके बहुत कम सबूत मिलते हैं। ऐसा लगता है चीन में पाषाण युग से सीधे कांस्य युग की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़े, और कुछ हद तक तट पर भी। हुआंगो की सहायक नदी वे पर, लोएस के पठारी क्षेत्र में और हुआई नदी पर भी बस्तियां थीं। हुआंगहो नदी के बारे में कुछ और बताइए। अन्यांग में जो जानवरों की हड्डियां मिली हैं, उनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में हुआंगो का बेसिन घने जंगल थे, लेकिन हुआंगो नदी किसी भी हिस्से में नाव चलाने लायक नहीं है। ये खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी तो लाती है, लेकिन चीन की बड़ी नदी तो यांगसी है, जो दक्षिण में बहती है। हुआंगहो शांत नदी नहीं है? बिल्कुल नहीं। हुआंगहो, जो चीन का बाजरा और गेहूं उगाने वाला क्षेत्र है, एक बहुत ही अशांत नदी है। ये भारी मात्रा में पीली गाद लाती है और अक्सर बाढ़ लाती है या अपना रास्ता बदल लेती है। तो क्या बस्तियां सीधे नदी किनारे थी? ज्यादातर कांस्य युग के स्थल सीधे हुआंगहो पर बसने के बजाय उसकी छोटी सहायक नदियों के पास बसे थे। अब उन शुरुआती बस्तियों पर वापस आते हैं, एरहलीटो और चेंगचू। एरहलीटो, जो हिस्या राजवंश की एक प्रमुख बस्ती मानी जाती है, वो दक्षिण पश्चिम शैंगसी प्रांत में हुआंगहो की एक सहायक नदी पर स्थित थी। ये नवपाषाण और शांग चीन के बीच एक तरह का संक्रमण काल दिखाती है। यहाँ परिधि दीवार और घरों की नींव बनाने के लिए रमेम्ड अर्थ का इस्तेमाल हुआ, जो चीनी कांस्य युग की पहचान बना। और बर्तन, धातु, कुछ महीन स्लेटी मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनके खोखले पैर थे, ठीक वैसे ही जैसे बाद में शांग काल के कांस्य के याज्ञ पात्रों के होंगे। चाकू जैसे धातु के औजार बहुत कम मिले हैं। फिर आया चेंगचू शहर। हाँ, 10वें शांग राजा ने अपनी राजधानी चेंगचू में स्थानांतरित की। यहाँ कब्रें मिली हैं जिनमें परलोक के लिए बर्तनों के सेट रखे गए थे। दफनाए गए व्यक्ति के साथ अक्सर एक कुत्ता भी होता था। मानव बलि का जिक्र भी किया था आपने। हाँ, यहाँ से उसके प्रमाण मिलने लगते हैं। बस्ती की दीवार के उत्तर और दक्षिण में कांसे की ढलाई के कारखाने थे। कई तरह के कांसे के औजार और बर्तन खोदे गए हैं और कुछ खुदी हुई हड्डियां भी मिली हैं। तो शांग काल की मुख्य विशेषताएं क्या थीं और अन्यांग का क्या महत्व था? शांग काल की पहचान है, पहला, बड़े पैमाने पर कांसे का इस्तेमाल। हालांकि पत्थर की दरांती और हड्डी के औजार और हथियार जैसे तीर के नोक वगैरह इस्तेमाल में बने रहे। दूसरा, लेखन कला। तीसरा, युद्ध में घोड़े और रथ, हॉर्स एंड चैरियट का इस्तेमाल। और चौथा, दीवारों वाली बस्तियां। इन बस्तियों में कौन लोग रहते थे? एक शांगी दीवारों वाले शहर की आबादी में एक या एक से ज्यादा वंशज होते थे, और जो सबसे प्रमुख कबीला होता था वही शासक प्रदान करता था। अन्यांग के बारे में बताइए। अन्यांग चेंगचू से करीब 150 किलोमीटर उत्तर में है। इसे 19वें शांग राजा ने अपनी राजधानी बनाया था। ये हुआन नदी के मैदान पर स्थित है। इसका जो सबसे अच्छी तरह खोदा गया इलाका है वो है हिस्याओटुन। वहां क्या मिला है? वहां गड्ढे वाले घर मिले हैं और कुछ इमारतें मिट्टी के चबूतरों पर बनी हैं। शिल्प कार्यशालाएं, भंडारण की सुविधाएं और अभिजात वर्ग की कब्रें मिली हैं। कब्रों में क्या था? कब्रों में कर्मकांडीय कांसे के बर्तन और जेड की वस्तुएं मिली हैं। कुछ कब्रों में मानव बलि के भी साक्ष्य हैं। रथों का जिक्र हुआ, उनका क्या महत्व था? जमीन के नीचे बने लकड़ी के कमरों वाली 16 शाही कब्रों में रथ के साजो सामान, हथियार और कवच मिले हैं। 2 घोड़ों वाला 2 पहिए वाला रथ लगभग 1200 ईसा पूर्व तक अन्यांग में पूरी तरह विकसित होकर आ गया था, शायद मध्य एशिया से। और ये किसका प्रतीक था? ये राजसी शक्ति का प्रतीक बन गया। रथों के साथ दफनाने की ये प्रथा चीन में लगभग 400 ईसा पूर्व तक चलती रही। जब घुड़सवारी और घुड़सवार सेना का विकास हुआ। ये दिलचस्प है कि रथ उस इलाके में आया जिसका पहिएदार परिवहन का कोई पिछला इतिहास ही नहीं था। हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। घोड़ा रथ युद्ध का एक साधन तो था, लेकिन ये ठीक कितना प्रभावी था ये हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। और कौन से शिल्प और सामग्रियां थी शांग काल में? काओलिन मिट्टी से बने बहुत महीन सफेद बर्तन इस्तेमाल होते थे। दूसरे मिट्टी के बर्तनों के साथ लकड़ी के फर्नीचर पर एक पेड़ के रस से लाल रंग का लैकर किया जाता था। कपड़े, मुद्रा, मोटे भांग के कपड़े पहने जाते थे और रेशम का इस्तेमाल भी शुरू हो गया था। मुद्रा के रूप में समुद्री कौड़ियां इस्तेमाल होती थी। और जेड? हाँ, जेड तो सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ था। उसका इस्तेमाल कई तरह के गहनों और अनुष्ठानिक वस्तुओं के लिए होता था। आपने पहले कहा कि शायद शांग एक अकेला राज्य नहीं था। हाँ, शांग लेबल वाली जो भौतिक संस्कृति है वो पश्चिम में शेंसी प्रांत से लेकर
पूर्व में प्रशांत महासागर तक की साइटों पर मिलती है। विद्वानों का मानना है कि कोई एक राज्य इतने विशाल क्षेत्र को नियंत्रित नहीं कर सकता था। तो शांग का मतलब क्या है? शांग शायद एक काल और एक सभ्यता को दर्शाता है जिसने बाद की क्लासिकल चीनी सभ्यता की नींव रखी। लेकिन राजनीतिक रूप से इसमें शायद कई राज्य शामिल थे जो एक दूसरे के संपर्क में थे। इनमें शांग सबसे शक्तिशाली और धार्मिक रूप से सर्वोच्च रहा होगा। समझ गया। ये चारों सभ्यताएं अपनी अपनी जगह विकसित हुईं। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो इन सब को जोड़ती है, धातु का इस्तेमाल। खंड 2.6 तांबे और कांसे का उपयोग। ये कांस्य युग की बुनियाद है। पत्थर के औजारों की तुलना में इन धातुओं का क्या फायदा था? देखिए, दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में सबसे पहले तांबे कॉपर का इस्तेमाल शुरू हुआ। उसके बाद आया कांसा ब्रॉन्ज, जो तांबे में टिन, आर्सेनिक या सीसा मिलाने से बनता है, मतलब एक मिश्र धातु एलॉय। इनका फायदा जरूरी नहीं कि ये पत्थर से ज्यादा मजबूत थे, बल्कि ये था कि इन्हें पिघलाकर किसी भी आकार और साइज में ढाला जा सकता था। किस तरह के औजार संभव हुए? धातु से बेविल्ड एज छेनी, दांतेदार आरी, तेज धार वाली कुल्हाड़ी और भारी भरकम कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाना पत्थर की तुलना में या तो संभव हुआ या ज्यादा प्रभावी हुआ। इनसे बढ़ईगिरी, पत्थर और हाथी दांत की नक्काशी, सीप या चमड़े को काटना, इन सब कामों के लिए अच्छे औजार बने। और क्या खूबी थी तांबे की? तांबा लचीला होता है। उसे पीट पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं या मनचाहे आकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं। ये धातु का काम मतलब मेटालर्जी कौन करता था? क्या ये आम लोगों का काम था? नहीं, बिल्कुल नहीं। धातु वैज्ञानिक विशेषज्ञ का काम था। क्यों? इसमें क्या खास था? अयस्कों को पहचानना, मतलब कच्ची धातु को पहचानना, फिर गर्मी में उनके गुण कैसे बदलते हैं ये जानना, भट्टी बनाना और उसके तापमान को नियंत्रित करना, ये सब विशेष कौशल थे। ये भी संभव है कि शुरुआती धातु का काम कुछ छोटे समूहों के बीच ही सीमित रहा हो, पीढ़ियों से चला आ रहा कौशल और ज्ञान। और इन लोगों को घूमना फिरना पड़ता होगा? हाँ, जरूर, क्योंकि तांबा, सीसा और टिन के अयस्क हर जगह नहीं मिलते। वो बिखरे हुए होते हैं और शायद उनके अपने कबीलों में तांबे के इस्तेमाल की जरूरतें भी सीमित रही होंगी। तो धातु विज्ञान प्रमुख कब बना? इसका महत्व कब बढ़ा? धातु विज्ञान तब प्रमुखता में आया जब इन विशेषज्ञों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। जैसे चीन में शाही पूर्वजों के अनुष्ठानों के लिए बर्तन बनाना, या मेसोपोटामिया में मंदिर और महल की कार्यशालाओं के लिए चीजें बनाना, या मिस्र में अंत्येष्टि पंथों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना। अच्छा, मतलब जब बड़े संस्थान ग्राहक बन गए। हाँ, ये संस्थान न केवल लगातार मांग का स्रोत थे, बल्कि वो धातु बनाने वालों को जरूरी सुविधाएं भी दे सकते थे, जैसे ईंधन, कच्चा माल और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना। इसलिए धातु विज्ञान के जो असली निहितार्थ थे, जो उसका पूरा पोटेंशियल था, वो राज्यों और या शहरों के आने के साथ ही सामने आया, किसी नवपाषाण खेती करने वाले या पशु पालने वाले जनजातीय समाज के संदर्भ में नहीं। अब अलग अलग क्षेत्रों में धातु का उपयोग कैसे विकसित हुआ? पश्चिमी एशिया से शुरू करते हैं। पश्चिमी एशिया में तांबे का पहली बार इस्तेमाल लगभग 7000 ईसा पूर्व में जनजातीय किसानों ने किया। कैसे? क्या वो अयस्क पिघलाते थे? नहीं, शुरुआत में वो देशी तांबे का इस्तेमाल करते थे, मतलब वो तांबा जो धातु के रूप में ही मिलता है, अयस्क के रूप में नहीं। उसे बस पीट कर आकार दिया जाता था। पिघलाने का काम कब शुरू हुआ? उत्तरी मेसोपोटामिया में लगभग 5000 ईसा पूर्व तक देशी तांबे का उपयोग सीखा गया। दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो उबेद संस्कृति थी, उसमें ढलाई यानी पिघली हुई धातु को सांचे में डालना ज्ञात था। और अयस्क से धातु निकालना यानी प्रगलन? स्पेल्टिंग। तांबे के अयस्कों के प्रगलन के लिए ईंट की भट्टियों या जमीन में बने साधारण मिट्टी के गड्ढों की जरूरत होती है। उसमें लकड़ी का कोयला और अयस्क का पाउडर डालकर लगभग 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है कुछ घंटों के लिए। ये ऑक्साइड वाले अयस्कों के लिए हैं। और तांबे को ढालने के लिए? उसे पिघलाना पड़ता होगा। हाँ, तांबे को ढालने के लिए उसे पिघलाना पड़ता है, जो 1084 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। इसके लिए और ज्यादा तापमान चाहिए। फिर कांसे का इस्तेमाल क्यों शुरू हुआ? मिश्र धातु क्यों? मिश्र धातु बनाने के 2 बड़े फायदे थे। पहला, जब तांबे में 9 से 17% टिन मिलाया जाता है तो उसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। कितना कम? 10% टिन वाला कांसा 1000 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघल जाता है। इससे उसे पिघलाना और ढालना आसान हो गया। और दूसरा फायदा? दूसरा फायदा यह है कि टिन वाला कांसा शुद्ध तांबे की तुलना में ज्यादा कठोर होता है। उससे बने औजार और हथियार ज्यादा टिकाऊ होते हैं। मेसोपोटामिया में ढलाई की तकनीकें कैसी थी? प्रारंभिक राजवंश काल तक
मेसोपोटामिया में बंद सांचों, क्लोज्ड और 2 पार्ट मोल्ड्स और लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल करके जटिल ढलाई होने लगी थी। लॉस्ट वैक्स, वो मोम वाली तकनीक। हाँ वही। इसका इस्तेमाल मंदिर की मूर्तियां, हथियारों के रूप में इस्तेमाल होने वाली शाफ्ट होल कुल्हाड़ियां, शाफ्ट होल एक्सेस वगैरह बनाने के लिए होता था। क्या शुरू से ही टिन वाला कांसा इस्तेमाल होता था? नहीं, मेसोपोटामिया में शुरुआती चरणों में आर्सेनिक वाली मिश्र धातु ज्यादा आम थी। टिन कांसे का ज्यादा इस्तेमाल लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। और ये धातुएं आती कहाँ से थीं? टिन, तांबा। तांबा ओमान प्रायद्वीप से और अनातोलिया, आज का तुर्की, और ईरान के कई स्थानों से प्राप्त किया जाता था। टिन के स्रोत कम थे, शायद अफगानिस्तान से आता था। अब मिस्र की बात करते हैं। वहां धातु का उपयोग कैसा था? मिस्र को तांबा सिनाई प्रायद्वीप से मिलता था, जहां फिरोजा भी मिलता था। बाद में पूर्वी रेगिस्तान से, साइप्रस से भी तांबा आने लगा। क्या वो लोग भी कांसा बनाते थे? मिस्र में अक्सर बिना मिश्र धातु वाले तांबे का ही इस्तेमाल होता था। कुछ आर्सेनिक कांसे का भी इस्तेमाल हुआ। टिन कांसे का नियमित उपयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद ही प्रमाणित होता है, मेसोपोटामिया से काफी बाद में। मिस्र में धातु का काम कब शुरू हुआ? मिस्र में देशी तांबे का उपयोग और थोड़ा बहुत प्रगलन 3500 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ। शुरुआती मुख्य चीजें खंजर और कुल्हाड़ियां थीं। बाद में बढ़ईगिरी, पत्थर के काम, चमड़े के उद्योग आदि के लिए तांबे के औजारों की एक बहुत बड़ी रेंज के सबूत मिलते हैं। अब आते हैं दक्षिण एशिया यानी हड़प्पा सभ्यता पर। यहाँ धातु का उपयोग कैसा था? शहरों के बनने से पहले की जो अवधि है, उसकी खुदाई में बहुत कम धातु मिली है। लेकिन शहरी हड़प्पा काल की शुरुआत के साथ ही धातु के औजारों के रूपों और तकनीकों की विविधता में एक स्पष्ट बढ़ोतरी दिखती है। किन कामों के लिए धातु के औजार जरूरी थे? सोचिए, हाथी दांत की नक्काशी करनी हो, लंबे कार्नेलियन मनकों में छेद करना हो, उसके लिए कांसे की ड्रिल चाहिए। स्टीएटाइट को काटना हो, आरी से फाइंस की नक्काशी करनी हो, इन सब के लिए धातु के औजार चाहिए थे। और रोजमर्रा की चीजें, हथियार। हाँ, धातु के मछली पकड़ने के हुक, उस्तरे, बड़े बर्तन, तराजू के पलड़े और हथियार भी थे, जैसे तीर की नोक, खंजर, तलवार के ब्लेड। यहाँ कौन सी तकनीकें इस्तेमाल होती थी? कोल्ड हैमरिंग, ठंडा पीटना, उथली ढलाई, ओपन कास्टिंग, 2 हिस्सों वाले पत्थर के सांचे, और कभी-कभी लॉस्ट वैक्स ढलाई का भी इस्तेमाल होता था, जैसे वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति लॉस्ट वैक्स से बनी है। क्या यहाँ शुद्ध तांबा इस्तेमाल होता था या कांसा? तीनों तरह की चीजें इस्तेमाल में थी। शुद्ध तांबा, सीसे वाली मिश्र धातु और टिन वाली मिश्र धातु कांसा। अब अंत में चीन चलते हैं। वहाँ धातु विज्ञान की क्या खासियत थी? जैसा हमने पहले कहा, चीन में ताम्रपाषाण चरण के सबूत बहुत कम हैं, लेकिन वहां की जो महीन पतली ग्रे सिलामिक मिली है, उससे पता चलता है कि रिड्यूसिंग भट्टी, रिड्यूसिंग किल की तकनीक में महारत हासिल कर ली गई थी। रिड्यूसिंग भट्टी मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, ये क्यों जरूरी है? ये उच्च तापमान प्राप्त करने और कुछ खास तरह के सिरामिक बनाने के लिए जरूरी है, और शायद इसी महारत ने धातु विज्ञान के तेजी से विकास में मदद की। ऐसा लगता है कि धातु विज्ञान का आगमन पश्चिमी एशिया के तुलना में चीन में कहीं ज्यादा तेज हुआ हो। एरहल्टू चरण में ही मिश्र धातु बन रही थी? हाँ, एरहल्टू चरण में ही तांबे को टिन या सीसे के साथ मिलाया जा रहा था, और ढलाई के लिए बहुटुकड़ा सांचों का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये एक बहुत ही उन्नत तकनीक थी। चीन में धातु का ज्यादातर इस्तेमाल किस लिए होता था? पुरातात्विक रूप से जो धातु उत्पादन के सबूत मिले हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा पूर्वजों के अनुष्ठानों के लिए बनाए गए बर्तन हैं। वो कांसे के भव्य बर्तन जिनका जिक्र आपने पहले किया था। हाँ, वही। शांग शासक अपना तांबा उन इलाकों से मंगवाते थे जो उनकी राजनीतिक सीमाओं से बाहर थे। क्या इन बर्तनों का कोई प्रतीकात्मक महत्व था? हाँ, बिल्कुल। चीन की एक पारंपरिक मान्यता है कि हिस्सिया राजवंश के संस्थापक ने गोल 4 पैरों वाले कांसे के बर्तन बनाने का आदेश दिया था। उन पर सभी असंख्य जीव चित्रित थे, और माना जाता है कि ये बर्तन समय के साथ शांग शासकों को मिले और फिर पश्चिमी चाओ शासकों को सौंपे गए। ये परंपरा बताती है कि कांसे की ढलाई, जो शाही बलिदानों से गहराई से जुड़ी थी, वो शक्ति और वैधता, लेजिटिमेसी का प्रतीक थी। शांग के इन कांसे के अनुष्ठान पात्रों के बारे में और कुछ बताइए। इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। दर्जनों जटिल आकार हैं इनके। दावतों में हर कुलीन व्यक्ति को उसका भोजन बर्तनों के एक पूरे सेट में परोसा जाता था, और उन पर जो बारीक डिजाइन बने होते थे, वो कैसे संभव थे? वो इसलिए संभव थे क्योंकि उन्हें बहुटुकड़ा मिट्टी के सांचों का उपयोग करके ढाला जाता था, और उन पर जो सजावटी डिजाइन होते थे, वो पूर्वजों की दावत के माहौल के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। ये बर्तन कितनी संख्या में मिले हैं? बहुत भारी संख्या में खोदे गए हैं,
और ख़ास बात यह है कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद उन्हें दफना दिया जाता था। उन्हें कभी पिघलाकर दोबारा रोज़मर्रा की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। ये तो कांसे का बहुत बड़ा अपव्यय लगता है। क्या चीन में तांबा और टिन बहुत ज्यादा था? चीन में टिन और तांबे की प्रचुर आपूर्ति थी, ये बात सही है। इससे आंशिक रूप से ये समझाया जा सकता है। लेकिन इस्तेमाल के पैमाने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण शायद इन अनुष्ठान पात्रों की जरूरत ही थी। कोई उदाहरण है इस पैमाने का? हाँ, एक शांग रानी की कब्र खोदी गई। उसमें ऐसे 217 यज्ञ पात्र दफन मिले, जिनका कुल वजन 1625 किलोग्राम था। 1600 किलो से ज्यादा सिर्फ एक कब्र में? जी हाँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांसे का कितना बड़ा हिस्सा इन अनुष्ठानों में खप जाता था। क्या चीन में कांसे के औजार नहीं बनते थे? बनते थे, कांसे से बने औजार उपयोग में थे, लेकिन वो बड़ी संख्या में नहीं पाए गए हैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें इस्तेमाल के बाद पिघला दिया गया होगा। लेकिन हमें तीर, सॉकेट वाली कुल्हाड़ियों, चाकू, भाले के सिरों वगैरह के लिए पत्थर या मिट्टी के सांचे जरूर मिले हैं। एक सवाल और, जेड के बारे में आपने कहा वो बहुत कठोर पत्थर है। क्या उसे तराशने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। जेड साधारण स्टील से भी ज्यादा कठोर होता है, तो उसे तराशने के लिए कांसे के औजारों के आविष्कार का इंतजार नहीं करना पड़ा। तो उसे कैसे काटते थे? उसका इस्तेमाल नौपाषाण संस्कृतियों से ही होता आ रहा है। उसे असल में पत्थर के चाकू जैसे स्लेट के और रेत जैसे अपघर्षक पदार्थों एब्रेसिव से घिस-घिस कर काटा और तराशा जाता था। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कांस्य युग धातु के काम में एक वास्तविक छलांग थी। हाँ बिल्कुल, कांस्य युग धातु कर्म के संबंध में प्रौद्योगिकी में एक वास्तविक छलांग, ट्रू लीप का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए उन दूसरे शिल्पों के लिए भी जिन्होंने धातु के औजारों का इस्तेमाल किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि गॉर्डन चाइल्ड ने महसूस किया था, ये चीजें ज्यादातर शहरी अभिजात वर्ग के लिए बनाई जा रही थी, आम जनता के लिए नहीं। सांचों का लगातार इस्तेमाल बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर इशारा करता है, कम से कम जहां धातु के हथियारों का सवाल है। और इस तकनीकी विकास का सामाजिक संदर्भ क्या था? इसका सामाजिक संदर्भ था श्रम का विभाजन और विशेषज्ञता का उभरना, और साथ ही शासक वर्ग और उनके उत्पादक प्रतिष्ठानों जैसे मंदिर या महल से आने वाली मांग। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई थीं। बहुत गहन विश्लेषण। इससे धातु के महत्व का अंदाजा लगता है। खंड 2.7 सारांश। तो हमने इस यूनिट में 4 प्रमुख कांस्य युग की सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया, हड़प्पा और शांग का एक संक्षिप्त परिचय देखा। हाँ, हमने मुख्य रूप से उनकी भूमि, उनकी भौगोलिक विशेषताओं और इन 4 अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में मानव बस्तियों के पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया है। और हमने तांबे और कांसे के उपयोग का संदर्भ देते हुए इन सभ्यताओं के तकनीकी आधार को भी संक्षेप में समझाया है। अगली यूनिट में हम कांस्य युग की सभ्यताओं की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, जैसे उनका समाज, राजनीति, धर्म, व्यापार वगैरह। खंड 2.8 अभ्यास। श्रोताओं के लिए यह भी बता दें कि स्रोत सामग्री के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइजेस भी दिए गए हैं। हाँ, वो सुने हुए को परखने और अपनी समझ को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के कुछ मुख्य निष्कर्षों को संक्षेप में दोहरा लेते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। जरूर। पहला, कौन से युग में मिस्र, मेसोपोटामिया, हड़प्पा और शांग चीन में समानांतर विकास तो हुआ, लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण आपसी संपर्क और विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलीं। दूसरा, हर सभ्यता ने अपनी नदी घाटी के वातावरण, नील, यूफ्रेटिस, तिग्रिस, सिंधु, हुआंगो के अनुसार खास तरीके से अनुकूलन किया। इसी ने उनकी खेती, सिंचाई, बस्तियों के पैटर्न और यहाँ तक कि संभावित संघर्षों को भी प्रभावित किया। तीसरा, मिस्र की पहचान, केंद्रीकृत राज्य, फिरौन, विशाल स्मारक, पिरामिड, परलोक पर अत्यधिक ध्यान और आसान बेसिन सिंचाई प्रणाली। चौथा, मेसोपोटामिया प्रतिस्पर्धी शहर राज्य, बहुत शुरुआती शहरीकरण, यूनिफॉर्म लेखन, जटिल नहर सिंचाई जिससे संघर्ष भी हुए, और संसाधनों के लिए बाहरी व्यापार पर ज्यादा निर्भरता। पांचवा, हड़प्पा विश्व, विशाल क्षेत्र, अद्भुत शहरी नियोजन, कुएं, जल निकासी, अनोखी लिपि जिसे पढ़ा नहीं जा सका, भूजलिप्त सिंचाई पर निर्भरता और विशिष्ट शिल्प जैसे मोहरें, मानकीकृत बाट और मनके, साथ ही लंबी दूरी का समुद्री व्यापार। छठा, शांग चीन,
कांस्य युग की अपेक्षाकृत देर से शुरुआत, बड़े पैमाने पर कांस्य की ढलाई, खासकर अनुष्ठान पात्रों पर जोर, युद्ध में रथ का प्रयोग, रैम्ड अर्थ वास्तुकला और चीनी लिपि और राजव्यवस्था की नींव। और सातवां, धातु विज्ञान तामाकासा एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। इसने नए शिल्प और औजार संभव किए। ये अक्सर अभिजात वर्ग की मांग और राज्य या शहरी संगठन द्वारा संचालित होता था, लेकिन इसका इस्तेमाल और फोकस अलग-अलग क्षेत्रों में अलग था। जैसे चीन में अनुष्ठान पात्रों पर ज्यादा जोर था, जबकि अन्यत्र औजार और हथियार भी महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल सही, ये मुख्य बातें हैं। इन कांस्य युगीन सभ्यताओं का ये गहन विश्लेषण हमें दिखाता है कि कैसे शुरुआती मानव समाजों ने जटिल संरचनाएं, प्रौद्योगिकियां और सांस्कृतिक प्रणालियां विकसित की। हाँ, और ये विश्व इतिहास और उसमें भारत के स्थान को समझने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। बिल्कुल। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इन मूलभूत सभ्यताओं की गहरी समझ न केवल प्रीलिम्स के तथ्यों के लिए बल्कि मेंस में विश्लेषणात्मक उत्तर लिखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समझना कि कैसे भूगोल, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संरचनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, बेहतर अंक लाने में मदद करेगा। हम श्रोताओं को प्रोत्साहित करेंगे कि वे इस चर्चा को दोबारा सुनें, अपने नोट्स बनाएं और स्रोत सामग्री यूनिट 2 को स्वयं भी ध्यान से पढ़ें ताकि अवधारणाएं और भी स्पष्ट हो जाएं। और हाँ, अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार या प्रश्न लिखें और हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। हर क्षेत्र में जो अनोखी पर्यावरणीय चुनौतियां थीं और जो संसाधन उपलब्ध थे, उन्होंने न केवल उनकी तकनीक को बल्कि उनके लंबे समय के राजनीतिक और सामाजिक रास्ते, ट्रैजेक्टरीज को कैसे आकार दिया होगा, इस पर विचार करें। बहुत अच्छा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। अगली बार तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। नमस्कार। नमस्कार।